गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, बात करेंगे नेपाल में क्राइसिस की, टर्मोइल की। सबसे बड़ी खबर दुनिया में नेपाल आज। इजराइल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 5 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से $30 बिलियन की डिमांड की है। $30 बिलियन की डिमांड की है। और बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक अटैक किया जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान मारे गए हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल के अंदर एक हुए टेररिस्ट अटैक की। जी हाँ, और इसमें सुनने में आया कि करीब करीब 5 आदमियों की मौत हो गई है। जेरूसलम के अंदर आतंकी हमला हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटीज। कोई हमलावर था, उसने एक बस स्टॉप पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। लोग बस स्टॉप पे शायद अपनी बस का इंतजार कर रहे थे और 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग इंजर्ड हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इसे एक टेररिस्ट अटैक बताया जिसमें आम आदमी को निशाना बनाया गया है। वहां पर जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वहां पर जो हमलावर था उसको घेर लिया और गोली मारकर उसको खत्म कर दिया। ये वहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये सुबह घटना हुई, करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है ये इजरायली टाइम के हिसाब से। और उसके बाद तुरंत वहाँ पर राहत कर्मी भी पहुँचे। लोगों को जो इंजर थे हॉस्पिटल भी ले जाया गया और इलाके को घेर लिया गया, अलर्ट पे रखा गया। और वहाँ जाकर देखा तो चारों तरफ एक तबाही का आलम था। बेहोश पड़े लोग थे, टूटे हुए शीशे थे, अफरा तफरी थी और घायलों का इलाज भी तुरंत किया गया है। कई लोग तो और भी सीरियसली इंजर्ड हैं। हमलावरों को मार गिराया गया है वहाँ पर। और बुरा हुआ, जब जहाँ कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है तो हमेशा बुरा लगता है, क्योंकि एक मासूम की, आम आदमी की जो जान जाती है वो कोई एक अच्छी बात तो हम नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही एक बांग्लादेश से न्यूज़ है जिसमें बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी टाइट होती जा रही है और अब उन्होंने आईएमएफ से $30 बिलियन के पैकेज की डिमांड की है। उनका कहना है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए हमें $30 बिलियन का लोन चाहिए। शेख हसीना ने भी अपने आखिरी साल में करीब $5 बिलियन की डिमांड की थी, जो उनको ग्रांट हो गया था। एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन हो गया था। और उसके बाद तख्ता पलट हो गया था, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद भी हालात में कोई इम्प्रूवमेंट हो तो ऐसा तो मुझे होता हुआ नज़र आता नहीं है। अभी भी वहाँ पर काफ़ी हालात नाजुक हैं। हालांकि फरवरी के अंदर इलेक्शंस तो अनाउंस किए जा चुके हैं, लेकिन बीएनपी की, जमात इस्लामी की काफ़ी नाराज़गी है। बाकी जो नागरिक पार्टी है नाहिद इस्लाम की, उसमें भी नाराज़गी है। पर अभी सब ने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, अभी सितंबर महीना तो आ गया ले दे के, और 4-5 महीने बाद इलेक्शन है, तो अभी उसके लिए फाइट करने से फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि अब हम अपनी तैयारी में लग जाएं इलेक्शन के लिए और अगले 4-5 महीने इलेक्शन की तैयारी में लगाएं। तो पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो उसकी इकोनॉमी के डाउन होने के कारण हुई है, और साथ में क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो हर साल रहते हैं। तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, लोगों के घर और क्या कहते हैं कि कारोबार जो है बर्बाद होते हैं। अभी उनको इससे जो पैसा मिलना चाहिए बांग्लादेश को इंटरनेशनल एजेंसी से, अब तो मिल नहीं रहा है। और बीच में शेख हसीना को करीब करीब $4.7 बिलियन का साइन हुआ था 2022 में। तो बांग्लादेश को फरवरी 2023 से जून 2024 तक 3 किश्तों में $2.31 बिलियन तो मिल चुके हैं।
चौथी किस्त मिलनी थी, लेकिन उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो पूरी नहीं की। तो फिर बाद में इन्होंने मामला सुलझाया, तो आईएमएफ ने इस साल जून में चौथी और पांचवी किस्त जो थी $1.33 बिलियन की वो जारी किया, ताकि बांग्लादेश को थोड़ी सी राहत हो सके। लेकिन अब $30 बिलियन आईएमएफ से मांगे गए हैं। 30 इतना तो हिस्ट्री में कभी नहीं मांगा बांग्लादेश ने, या बहुत कम मुल्क हैं जिन्होंने इस लेवल का पैसा जो देखा जाए तो आईएमएफ से मांगा हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगा हो। मुझे लगता है कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि बांग्लादेश की इकॉनमी एक बहुत बड़े डीप क्राइसिस के अंदर जा चुकी है, और उनको निकालने में, बाहर निकालने में उससे मोहम्मद यूनिस बुरी तरह से फेल हुए हैं। अगर वो इन 1-1.5 सालों के अंदर कुछ कर पाते थे, पिछली अगस्त से तो वो रूल कर ही रहे हैं, 13 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हालत ख़राब है और आपको $30 बिलियन क्या कहते हैं कि चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, और अगले 1.5 साल के अंदर अंदर $5 बिलियन तो चाहिए, अगले 1.5 साल में $5 बिलियन, यानी कि बचे हुए 2025 के महीने और 2026 के एंड तक $5 बिलियन तो इमीडिएट उनको आईएमएफ से मदद चाहिए। तो उसके बिना कैसे काम चलेगा? तो हालात काफ़ी, देखा जाए तो मुझे लगता है कि नाजुक ही कंडीशन के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक बीएलए का काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है, ब्लास्ट करके एक गाड़ी को उड़ाया है, और पाकिस्तान के जो 10 सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी उसमें मौत हो गई है, और गाड़ी को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियों को ज़मरान और कलात एरिया में आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया, और इससे जो व्हीकल्स थे वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए, और उन हमलों में जो 10 जो उनके सोल्जर्स थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी उनकी मौत हो गई। और इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान के रेबल बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने ली, और उसका एक हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। अब ये रिमोट कंट्रोल के बम से अटैक किया गया, तो 9 सैनिक तो वही मारे गए थे, एक बाद में मारा गया, और कलात पे भी चौकी पर हमला किया गया, और एक वहाँ पर सैनिक की मौत वहाँ पे हो गई, 2 घायल हुए। तो 2 अलग अलग इंसिडेंट में 10 पाकिस्तान के सोल्जर्स जो थे बीएलए ने मार दिया। और बीएलए पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ क्या वेपनाइज्ड रेबल हो रहा है, उनका वहाँ पे विद्रोह हो रहा है। और वो कहते हैं कि पंजाब में जो लोग हैं वो बलूचिस्तान की वेल्थ को लूट कर ले जाते हैं, और वो अमीरी में जीते हैं, जबकि बलोच लोग गरीबी में जीने को मंजूर हैं, जबकि हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं और सब कुछ है। अब इससे पहले बलोच लिबरेशन आर्मी जाफर एक्सप्रेस को भी क्या कहते हैं कि उड़ाकर अपना जो रुतबा है उसको वो शो कर सकती है। और अब हम आते हैं एक अगली मेन खबर के ऊपर। इसमें जनरेशन जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास इस समय जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि जहां केपी शर्मा ओली से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, अभी तक उनका इस्तीफ़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नेपाल के होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। जी हाँ, और नेपाल के होम मिनिस्टर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है, और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने केपी शर्मा ओली को सौंप दिया है। उनका कहना है कि जो गोलीबारी में 20 मौतों को बहुत बड़ा नुकसान बताया है, और हम इस स्थिति से निपट नहीं पाए, क्योंकि नेपाल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ बड़े नंबर्स में जनरेशन जी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसे जनरेशन जी या जनजी रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। जनरेशन जी या जनजी का रेवोल्यूशन ये नाम दिया गया है। इन सब जो प्रदर्शनकारी थे, सड़कों के ऊपर लाखों लोग नज़र आ रहे थे। जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हम जो देख रहे थे, मैं हैरान हो गया कि ऐसा लगा पूरा नेपाल सड़कों पर उतर आया।
नेपाली संसद के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने भी एक कैबिनेट मीटिंग किया और जो हुआ उसके ऊपर अफसोस जताया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जनजी हिंसा के अंदर ये जो सारी की सारी स्थितियां निकल कर आई हैं, जो एग्जामिनेशंस हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, ऑफिसेज भी एक किस्म से बंद हो गए हैं और बहुत सारे लोग जनजी के एजिटेशनिस्ट के ऊपर जो नेपाल में गोलीबारी हुई है, जो प्रदर्शन हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने एक्स्ट्रा बल प्रयोग किया। मैं सच कहूं तो बांग्लादेश के अंदर जब हमने ये विद्रोह देखा पिछले साल, जिसमें शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, और अब ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग जो है ना, जो यंग है, उबल रहा है साहब, गुस्से से उबल रहा है। जहां तक बहाने की बात है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को बैन करना तो सिर्फ एक बहाना बन गया है। इन एक्चुअलिटी नेपाल में जो करप्शन है, जो तानाशाही है, वो बढ़ती चली जा रही थी। जनता सड़कों पर उतरी और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है। हमने श्रीलंका में देखा कि कैसे जनता उतरी और राजपक्षे जो कि डिक्टेटर थे, कैसे वो देश छोड़कर भाग गए। हमने बांग्लादेश में देखा कि कैसे लोग सड़कों पर, युवा लोग, स्टूडेंट सड़कों पर उतरे तो शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई। यहाँ पर अभी तक केपी शर्मा ओली भागे तो नहीं है, लेकिन उनके होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ जाए। शायद दुनिया का जो युवा है, जो यूथ है, जो जनजी है, उबल रहा है, बॉयल कर रहा है। अंदर से उसे गुस्सा है उस व्यवस्था के प्रति जो करप्ट है, जो उसके लिए कुछ नहीं करती है, जो करप्शन के कारण अपने घर भरती है और साथ में अपने लिए बंगले बनाती है, अपने बैंक अकाउंट करती है और लोग गरीबी में, बेरोजगारी में मरते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर नाम लिया जा रहा है वो जनजी का नाम लिया जा रहा है, जनरेशन जी, यानी कि जिसको जनरेशन जेड कहा जाता है। ये और इनको जनजी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके साथ ही एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, मिलेनियल्स। जी हाँ, मिलेनियल जनरेशन। तो मैं बता दूं कि दोनों में फ़र्क है। 1981 और 1996, 1981 और 1996 के बीच में जो यूथ पैदा हुए हैं उनको मिलेनियल्स कहा जाता है। एक्चुअली इंटरनेट की पैदाइश तो है, वही जनरेशन है, और जो क्या कहते हैं .com से निकल के ऊपर तक गए हैं, तो उन्होंने इंटरनेट का रिवोल्यूशन देखा। लेकिन जो जनजी हैं, जो कि जनरेशन जेड है, वो दरअसल कहा जाए तो 1996 और 2012 के बीच में वो दरअसल पैदा हुए हैं। 1997 और 2012, बल्कि 1996 एंड 2000, यू कैन से करीब करीब 10-11 के आसपास वो उनकी जो पूरा रेंज वो उनका चलता है वहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जनरेशन, उसके बाद जो 2010 के बाद जो जनरेशन जो पैदा हो रही है, उसको तो जनरेशन अल्फा कहा जाता है। तो ये जनजी जनरेशन है जो 1996 और 2000, आप कह सकते हो कि 11 के बीच में या 2010 के बीच में जो पैदा हुई है। इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र कुल मिला के मैक्सिमम जो है 28 साल है, और इसको ये 15 साल का ग्रुप होता है, तो 28 साल में से 15 निकालो 13। तो जो बच्चे 13 साल और 28 साल के बीच में हैं वो इस समय गुस्से में उबल रहे हैं, पूरी तरह से उबल रहे हैं साहब। मिलेनियल जनरेशन जो कि 1981 और 1996 के बीच में जो क्या कहते हैं कि पैदा है, उसमें दरअसल वो इंटरनेट की जनरेशन है। उन्होंने इंटरनेट का रैपिड एडवांसमेंट देखा और उसके बाद जो हमारी जो जेनजी हैं, जो सारे के सारे जेनजी ने तो इंटरनेट के ऊपर जो डिजिटल रिवोल्यूशन है, जो स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन है, वो उनको भी देखा। तो मिलेनियल्स भी एक जनरेशन पीछे चले गए हैं और बहुत, एक तरह से कहा जाए तो बहुत तेज़ी से जो जनरेशन जी जो है वो आगे बढ़ी है। मिलेनियल्स वर नोन फॉर द टेक सेवी एंड वर द फर्स्ट टू ग्रो अप विद द इंटरनेट। और जो अब जो जनरेशन नेक्स्ट जो है वो अभी जो है, जो कि बेसिकली क्या कहते हैं कि 2010 और 2024 के बीच की जनरेशन, उसको जनरेशन अल्फा कहा जाता है। दे आर अल्फा जनरेशन। वो तो इतना आगे है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो तो जनरेशन जी को भी मात करते हैं। लेकिन जो गुस्सा हमने देखा है यहाँ पर लोगों का सड़कों पर,
ख़ास तौर से जो जनरेशन जी का जो गुस्सा सारा का सारा, इसको जेन ज़ी रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। और मैं आपको सच बताऊं तो ये नेपाल के अंदर जो हुआ है वो उससे पहले भी कई रेवोल्यूशंस हो चुके हैं। ट्यूनीशिया के अंदर जस्मीन रेवोल्यूशन हो सकता है, इजिप्ट का रेवोल्यूशन हुआ था जहां पर होस्नी मुबारक ने रिज़ाइन किया था। आपको श्रीलंका के अंदर राजापक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। छात्रों का, युवाओं का आंदोलन बांग्लादेश में लास्ट ईयर हुआ तो शेख हसीना को छोड़कर भागना पड़ा। और अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सो कॉल्ड के पी शर्मा को भी भागना पड़े या रिज़ाइन करना पड़े। तो लोग गुस्से में हैं, लोग आपकी जो इनएफिशिएंसी है, जो आपका करप्शन है, जो आपकी तानाशाही, उससे गुस्से में है। और ये सबके लिए एक सबक है, सबके लिए। साउथ एशिया में 3 देशों के अंदर ऐसा हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया और साथ में श्रीलंका में हुआ अभी पिछले 2-3 साल के अंदर सारा का सारा मसला। मुझे लगता है कि चिंता की घड़ियां साउथ एशिया के बाकी लोगों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तानाशाही से काम करना चाहते हैं और जनरेशन जी को नाराज करना चाहते हैं तो फिर तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। ये जनरेशन जी गुस्से में है, तानाशाही के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है और वो नहीं चाहती कि आप उसके मसलों के अंदर एंटर करें। तो बाकी सब सरकारों को साउथ एशिया में और दुनिया में सावधान रहना होगा। ये जेन ज़ी कुछ भी कर सकते हैं, ये डेंजरस है, लेकिन ये न्याय के लिए, अपने हक के लिए कुछ भी करेंगे। सही बात है। दरअसल दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं वो यंग ही तो लेके आते हैं, नया खून होता है, नई ऊर्जा होती है, नई एनर्जी होती है, वही तो सत्ता परिवर्तन करते हैं। बूढ़े लोग भला क्या सत्ता परिवर्तन करेंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आपसे विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को, रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।